द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इजरायली सोर्सेज ने यह खुलासा किया है कि हिजबुल्ला एक सोफिस्टिकेटेड मिसाइल यानी एक अत्याधुनिक मिसाइल दाग रहा है। इस तरह की मिसाइल इजरायली फौज से साल 2006 की लड़ाई में हिजबुल्ला के हाथ लगी थी। माना जा रहा है कि जंग के दौरान हासिल किए गए उसी इजरायली हथियार को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नई शक्ल में ढाला गया है और हिजबुल्ला उससे अचूक निशाने लगा रहा है। साफ और आसान लफ्जों में कहें तो इजराइल की एक मिसाइल इजराइल के टैंक्स और फौजियों के खात्मे की वजह बन रही है, क्योंकि ये मिसाइल अब लग चुकी है हिजबुल्ला के हाथ। अल्मास मिसाइल अब हिजबुल्ला की ताकत और इजराइल की मुसीबत का सबब बन गई है। ये मिसाइल कितनी खतरनाक है, इस मिसाइल को हिजबुल्ला ने कैसे हासिल किया और रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है, की किसने इस मिसाइल को डेवलप करने के लिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिएगा। आदिल खान आजाद का आदाब कबूल कीजिए। आप देख रहे हैं आजाद पॉलिटिया। असली कहानी अब शुरू होती है। 23 नवंबर को कुछ अखबारों में खबरें छपी। कुछ इजरायली और वेस्टर्न ऑफिशियल्स और हथियारों के एक्सपर्ट्स के मुताबिक माना जाता है कि हिजबुल्ला के जंगजुओं ने ओरिजिनल इजरायली स्पाइक एंटी टैंक मिसाइल, इसका नाम समझ रहे हैं, स्पाइक, इस मिसाइल को हासिल करने के बाद हिजबुल्ला ने उसे क्लोनिंग के लिए ईरान भेज दिया था और ईरान के इंजीनियर्स ने कड़ी मेहनत से उस मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके जैसा हजारों का असला बना लिया, यानी हजारों मिसाइल बना लिए और हिजबुल्ला के हवाले कर दी। जैसा कि इजरायली एक्सपर्ट्स ने कबूल किया है, 18 सालों के बाद हिजबुल्ला इजरायली फोर्स के खिलाफ एक बड़ा खतरा बनने के लिए इनफ प्रिसीजन एंड स्ट्रेंथ यानी कि सटीकता और ताकत के साथ रीब्रांडेड अल्मास मिसाइलों से हमला कर रहा है। रीब्रांडेड अल्मास मिसाइल। अल्मास मिसाइलों की रेंज 16 किलोमीटर तक है। आप कहेंगे 16 किलोमीटर, बताऊंगा अभी। टारगेट को ट्रैक करने और लॉक करने के लिए इसमें मॉडर्न गाइडेंस सीकर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंधे से चल सकती है मिसाइल। आप क्या चाहते हैं 200-300 किलोमीटर जाए? नहीं, ये वो वाली नहीं है। ये वो है जो कम दूर जाती है, लेकिन इससे बचना मुमकिन नहीं है। इससे रडार गिराए जाते हैं, कैमरे गिराए जाते हैं, टैंक्स फोड़े जाते हैं, आर्मर व्हीकल्स और यहाँ तक कि फौजी भी। अल-मायदीन अखबार लिखता है कि इस मिसाइल को डायमंड भी कहा जाता है, क्योंकि इन गाइडेड मिसाइल्स को सीधा निशाना लगाए बिना जमीन पर खड़ी गाड़ियों, व्हीकल्स, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स या कंधे से दागी जा सकने वाली ट्यूब्स से लॉन्च किया जा सकता है। लॉन्चर से कंधे से इसे दागकर फौरन लोकेशन बदल लेना हिजबुल्ला के फाइटर्स का सबसे पसंदीदा गेम है, या यूं कहिए कि हर हिजबुल्ला फाइटर के कंधे पर इजराइल की मिसाइल है। ये कहना गलत ना होगा, अपने ही हथियार से मात खा रहा है इजराइल। ये एक टॉप अटैक मिसाइल है, जिसका मतलब है कि इसका बैलिस्टिक प्रक्षेपण यानी कि बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री इसे टैंकों को साइड से नहीं बल्कि सीधे ऊपर से हिट करने में मदद करती है। ऐसे याद रखिएगा, टैंक ऊपर की तरफ कम बख्तरबंद होते हैं, यानी कि उनके आर्मर बड़ा थिन होता है, पतला, और साइड के मुकाबले कमज़ोर होता है। लिहाजा वहाँ पर अगर कोई हिट करता है तो ज़्यादा नुकसान होता है टैंक को भी और टैंक के अंदर बैठे हुए टैंकरों को भी, मतलब फौजियों को भी। अल्मास मिसाइल में कम से कम 3 वेरिएशंस हैं, जिनमें से हर एक पिछले वेरिएशन से बेहतर है। जून महीने में इजराइल के अल्मा रिसर्चर्स ने, अल्मास और अल्मा अलग है, अल्मा रिसर्चर्स ने रिपोर्ट किया कि हिजबुल्ला एक चौथे नए मॉडल को इस्तेमाल कर रहा है जो बेहद खतरनाक है। 3 के बारे में पता है, लेकिन ये चौथा क्या डेवलप कर लिया किसी को अभी तक पता नहीं है। अंदाजे हैं। जंगी साजो सामान से मुतालिक एक ऑर्गेनाइजेशन है कैट UXO। इसके मुताबिक अल्मास मिसाइल 2 तरह के वॉरहेड्स ले जा सकती है। पहला वॉरहेड 2 स्टेज में धमाका कर सकता है, जिससे बख्तरबंद या आर्मर को उड़ाया जा सकता है। इस मिसाइल के साथ जा सकने वाला दूसरा वॉरहेड ईंधन से चलने वाला बॉम्ब है, जो आग में तब्दील होकर फट जाता है। इजराइल हिजबुल्ला के हाथ आई इन अल्मास मिसाइलों के इस्तेमाल से हैरान है। हिजबुल्ला के हमले मजीद पेचीदा हो गए हैं और ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इजराइल में गहराई तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। हिजबुल्ला के हमले नेतन्याहू के घर तक पहुंच जाते हैं,
आईडीएफ के हेडक्वार्टर तक पहुंच जाते हैं और भी ना जाने कहां कहां तक पहुंच जाते हैं। फॉरेन पॉलिसी ने इस साल मई महीने में इजरायली अल्मा रिसर्च सेंटर के सरबराह के हवाले से कहा था कि ना जाने ये मामला किस तरफ जा रहा है। हम टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं, लेकिन इस हकीकत से नहीं कि हिजबुल्लाह के हाथ में कैसे पहुंची। अल्मा रिसर्च सेंटर इजराइल में, अल्मास मिसाइल हिजबुल्लाह के पास है, जिसे ईरान ने डेवलप किया है। एस का फर्क है, लेकिन दोनों अलग अलग, बिल्कुल मुखालिफ। दोस्तों, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल के मजबूत एंटी एयर सिस्टम शॉर्ट और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को रोकने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इजराइल के पास अल्मास जैसी प्रिसीजन एंटी टैंक मिसाइल्स को रोकने का कोई जरिया या कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। इसीलिए इजराइल के टैंक्स बड़ी तादाद में कबाड़ में तब्दील हो रहे हैं और बेंजामिन नेतन्याहू की जंग की सनक इजराइल के नुकसान के खाते को लंबा करती चली जा रही है। यानी ईरान ने जिस इजरायली मिसाइल की रिवर्स इंजीनियरिंग की, उसने हिजबुल्लाह के हाथों में आईडीएफ को तबाह करने का एक ऐसा सामान पकड़ा दिया है जिसकी काट मुश्किल है। अब समझिए कि क्या होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, कैसे ईरान ने इस मिसाइल को, जो कि जिसका फॉर्मूला पता ही नहीं था कि इजराइल ने कैसे बनाई है, कैसे ईरान ने उसे समझा और कैसे वैसी ही हूबहू मिसाइल बनाकर हिजबुल्लाह के हाथ में दे दी। तो रिवर्स इंजीनियरिंग को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कहता हूँ, अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स पढ़ाइए, फिजिक्स ज़रूर पढ़ाइए, रिसर्च में आगे भेजिए। खैर, अभी मैं आपको बताता हूँ क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग। रिवर्स इंजीनियरिंग यानी वो तरीका जिससे किसी मशीन या मिसाइल के हिस्सों को, पुर्जों को अलग अलग करके उसके ढांचे को, ब्लूप्रिंट को समझकर वैसा ही हूबहू एक कॉपी प्रोडक्ट बना देना, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। रिवर्स यानी पीछे जाना। इसका मतलब ये समझना कि कोई मशीन या हथियार कैसे बना था, शुरुआत कैसे हुई। देखा जाए तो तमाम रिसर्चर्स क्या करते हैं, किसी मशीन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, उस मामले में अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए रिवर्स इंजीनियरिंग को ही इस्तेमाल करते हैं, तब उससे बेहतर और एडवांस कोई नया प्रोडक्ट बना देते हैं। हालांकि अब रिवर्स इंजीनियरिंग का इस्तेमाल ज़्यादातर कहाँ होता है, कंट्रोल सी प्लस कंट्रोल वी यानी मशीन की टेक्नोलॉजी हासिल करने या उसका डुप्लीकेट बनाने में ज़्यादा होता है। कई चीज़ों की रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है। ये कोई सॉफ्टवेयर, फिजिकल मशीन, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और जीन कुछ भी हो सकता है। वैसे यूट्यूब पर वीडियोज़ और कॉन्सेप्ट की भी रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत हो रही है। खैर, 2009 में नॉर्थ कोरिया में एक पॉप वीडियो हिट हुआ। उसमें एक मशीन को हीरो के तौर पर दिखाया गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस मशीन ने नॉर्थ कोरिया को इतना ताकतवर बना दिया कि यह मशीन दुनिया भर की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल की जाती है और उसका नाम है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल यानी कि CNC। यह मशीन ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल फ़ोन तक के पार्ट्स की डिटेल कॉपी कर सकती है। ये फर्नीचर से लेकर कपड़ों तक के डिज़ाइन को बहुत ही एक्यूरेसी के साथ कॉपी कर सकती है। इसीलिए तो दिल्ली के, आपको पता है, खान मार्केट में कितना C और D टाइप माल मिलता है। उत्तर कोरिया यानी नॉर्थ कोरिया ने इस मशीन का रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया, यानी CNC के ज़रिए किसी मशीन के पार्ट की डिटेल जुटाई और फिर उल्टी प्रोग्रामिंग कर उसे बनाने की प्रोसेस को समझा। ये मशीन नॉर्थ कोरिया के वेपन प्रोग्राम, आर्म्स प्रोग्राम यानी हथियार कार्यक्रम में अहम रोल निभाती है। बाहरी दुनिया से कोई मदद नॉर्थ कोरिया को नहीं मिलती, लेकिन किम जोंग उन न्यूक्लियर वेपन और मिसाइलें लगातार बना रहे हैं और इसमें कामयाब हुए हैं। यानी आप समझ गए कि रिवर्स इंजीनियरिंग क्या होती है। सिर्फ जहां तक मैं जानता हूं, एक मामले में रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं हो सकती, मेरे और आपके मामले में। हम कैसे बने हैं ये समझ तो आ सकता है, हमारे जैसा हूबहू बनाना मुश्किल है। आप कितने भी क्लोन की बात कर लें, लेकिन जो उसकी इंजीनियरिंग है उससे बड़ा तो कोई इंजीनियर नहीं है। दिल की जगह दिल, आँख की जगह आँख, मुंह की जगह मुंह, दांत की जगह दांत। क्या कमाल है कि हड्डियां बराबर हैं, क्या कमाल है कि सबके फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, क्या कमाल है। सबसे बड़ा इंजीनियर है। लेकिन ईरान के इंजीनियर्स ने जो किया है, उसने हिजबुल्लाह को ताकतवर ज़रूर बना दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।